नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आज मंत्रालय में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष RS विश्वकर्मा ने आयोग का प्रतिवेदन सौंपा है। इस आयोग का गठन 3 महीने पहले अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन के लिए किया गया था। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य सर्वश्री यशवंत शर्मा, बलदाऊ राम साहू, हरिशंकर यादव, कृष्ण गुप्ता, शैलेंद्र परगनही समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर को अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव के साथ राज्योत्सव मनाने की अपील की है। राज्योत्सव के अवसर पर नवा रायपुर, अटल नगर में 10,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी शहरों और गांवों में नागरिकों से 1 नवंबर की शाम को अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करने की अपील की है। नया रायपुर के राज्योत्सव स्थल तक आने जाने के लिए आम जनता को परिवहन की सुविधा रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। राज्योत्सव के दौरान आयोजन स्थल पर प्रत्येक दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सांस्कृतिक संध्या में बॉलीवुड सिंगर शान, नीति मोहन, इंडियन आइडल विजेता पवनदीप और अरू निविदा आकर्षण का केंद्र होंगे। राज्योत्सव के आखिरी दिन 6 नवंबर को राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को राज्य अलंकरण से सम्मानित भी किया जाएगा। राज्योत्सव स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा प्रमुख विभागीय योजनाओं पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। निजी संस्थानों और PSU संस्थानों के लिए भी हैंगर बनाए जाएंगे। कृषि और जल संसाधन विभाग द्वारा भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी में विभागों की नई योजनाएं प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएंगी। राज्योत्सव आयोजन स्थल पर शिल्पग्राम फूड कोर्ट भी बनाया जाएगा। यहां ट्राइबल फूड भी बच्चों को और बड़ों को उपलब्ध होगा। बच्चों के लिए फन पार्क भी बनाया जाएगा, जहां विभिन्न झूले होंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन रैली कांग्रेस भवन गांधी मैदान से हजारों की भीड़ के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची। रैली में हजारों की संख्या में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग शामिल हुए। इस दौरान सभी को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के पास दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कोई नया चेहरा नहीं था। भाजपा के लोग सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज हैं। सबसे निष्क्रिय भाजपा का प्रत्याशी है, जबकि कांग्रेस ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद भाजपा में युद्ध छिड़ गया है। पार्टी के लिए काम करने वाली, दरी उठाने वाले कार्यकर्ता नाराज हैं। दक्षिण में बहुत लोगों ने दावेदारी की। सक्रिय नेता मैदान में थे, कोई किसी से कम नहीं था, इसलिए हमने हाईकमान को नाम भेजा है। इस बार बदलाव की बारी है। इस बार उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। युवा जीतेगा, ये जनता ने तय कर दिया है। भाजपा भ्रम फैला रही है, क्योंकि आकाश शर्मा के ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं, कोई ऐसा विवाद नहीं, इसलिए बीजेपी बेवजह आरोप लगा रही है। भाजपा के लोग बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि आकाश शर्मा छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़िया खून है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए दक्षिण विधानसभा की जनता से वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि दक्षिण विधानसभा में रहने वाले कोई भी व्यक्ति बाहरी नहीं है। ब्रजमोहन अग्रवाल और सुनील सोनी की करारी हार दिख रही है, इसलिए वो मुझे बाहरी बताकर दक्षिण विधानसभा में रहने वाले अन्य प्रदेश के लोगों को बाहरी बताकर उनका अपमान कर रहे हैं। बॉलीवुड मूवी 12वीं फेल के रियल हीरो IPS मनोज शर्मा रात के वक्त राजधानी के नालंदा परिसर पहुंचे, जहां स्थित लाइब्रेरी का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने तक्षशिला और कला केंद्र का भी भ्रमण किया। IPS मनोज शर्मा इस समय
सीआईएसएफ के केंद्रीय प्रतिनियुक्त में आईजी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने जीवन के संघर्ष पर आधारित बायोपिक 12वीं फेल बनाई गई है, जो युवाओं के बीच काफी चर्चित है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह, एसएसपी संतोष सिंह, नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उनका स्वागत किया। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने शॉल और एसएसपी संतोष सिंह ने विवेकानंद पर आधारित साहित्य भेंट किए। अब खबर झारखंड से। बोकारो जिले के गोमिया विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन के जेएमएम प्रत्याशी योगेंद्र प्रसाद महतो ने तेनूघाट अनुमंडल में निर्वाचित पदाधिकारी के सामने अपना नामांकन दाखिल किया। मीडिया से बात करते हुए योगेंद्र महतो ने कहा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इस बार स्पष्ट बहुमत है। हमारी सरकार आ रही है। हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जितना काम किया है, बाकी लोग 17 वर्षों में नहीं कर पाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए वाले भ्रष्टाचार की बात करते हैं और जो भ्रष्टाचारी हैं वो एनडीए गठबंधन में जाकर पवित्र हो जाते हैं। साथ ही वर्तमान गोमिया विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि फर्जी तरीके से अपने नाम में डॉक्टर लिखते हैं, निजी फायदे के लिए विधायक मत का दुरुपयोग करते हैं। इन 5 सालों में जनता को ठगने का काम किया है। चिराग पासवान एनडीए से लोजपा प्रत्याशी जनार्दन पासवान के नाम का नामांकन में चतरा पहुंचे। चिराग पासवान सभा स्थल में जैसे ही पहुंचे, एनडीए में शामिल दल के नेता और समर्थकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। संबोधन के दौरान चिराग पासवान ने लोजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने सोरेन के शासन के दौरान हुई भ्रष्टाचार की घटनाओं पर भी सवाल उठाए। चिराग पासवान ने अपने समर्थकों को कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाला में जेल जा चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर जमीन घोटाले से संबंधित कई आरोप हैं। चिराग पासवान ने कहा कि अपने जीते जी संविधान और आरक्षण को कभी खतरे में नहीं आने दूंगा। इस नामांकन सभा में उमड़ी भारी जनसैलाब देखकर चिराग पासवान ने कहा, झारखंड प्रदेश भाजपा ने हेमंत सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने नामांकन में एक युवती के साथ हुए रेप और हत्या की घटना की निंदा करते हुए कहा कि हेमंत सरकार में बेटियां पूरी तरह से असुरक्षित हैं। इस सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में अब तक 7,200 रेप की घटनाएं हो चुकी हैं, 7,000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, 2.5 लाख से ज्यादा संगीन अपराध हो चुके हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल और हेमंत सरकार के कार्यकाल की तुलना करें तो दुष्कर्म की 29% घटनाएं बढ़ी हैं। वहीं दुष्कर्म और पॉक्सो के मामलों में 25% से भी कम आरोपियों को सजा हुई है। प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से शाहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार की उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। भाजपा अपने पंचप्रणों में 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 2.73 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार जैसी योजनाओं के साथ चुनाव मैदान में जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ अभी तक गठबंधन का औपचारिक रूप से सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। बेरमो विधानसभा क्षेत्र से इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने के बाद कुमार जयमंगल सिंह ने जैना मोड़ स्थित उच्च विद्यालय बांडदीह में आयोजित विशाल जनसभा में लोगों को आशीर्वाद और अभिनंदन स्वीकार किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयोजित विशाल जनसभा में डुमरी विधानसभा से प्रत्याशी बेबी देवी जी के साथ बेरमो विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता, महागठबंधन के सभी नेता, कार्यकर्ता, साथी और सभी आगंतुकों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों के अपार स्नेह और समर्थन से मैं अभिभूत हूं। आपसे वादा करता हूं बेरमो विधानसभा क्षेत्र के विकास की गति बनाए रखूंगा।
साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा जनता को सुरक्षित रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जाति, धर्म और पार्टी के नाम पर आपसे वोट मांगने आएंगे, लेकिन मैं जाति धर्म को भुलाते हुए देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, जिस लड़ाई में बिना किसी दोष और आरोप के हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विपक्षी ने षड्यंत्र के तहत जेल भेजने का काम किया, लेकिन सीएम ने जेल से निकलने के साथ विकास की लकीर खींची है। जयमंगल ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि असम के आदिवासियों के ख्याल को छोड़कर झारखंड के आदिवासियों को गुमराह करने आया है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। बोकारो विधानसभा में एनडीए गठबंधन से भाजपा प्रत्याशी बिरंची नारायण ने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। उन्होंने चास अनुमंडल कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी और बोकारो विधानसभा क्षेत्र सह अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढांडा के सामने नामांकन किया। नामांकन दाखिल करने में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और चंदन क्यारी विधानसभा के प्रत्याशी अमर बाउरी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए बिरंची नारायण ने कहा कि कांग्रेस बोकारो विधानसभा में अपना प्रत्याशी देने के लिए ऊहापोह की स्थिति में है। यहां से कांग्रेस राहुल गांधी को भी चुनावी मैदान में उतारती है तो उनका भी जमानत जब्त हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत और मतदान की गति बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शनिवार से मतदाता सूचना पर्ची हर मतदाता तक पहुंचाने का कार्य शुरू होगा। 5 नवंबर तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इस दौरान अपने ठिकाने पर अनुपस्थित मतदाता जिनका निधन हो चुका है या जो किसी दूसरे स्थान पर चले गए हैं, उनकी मतदाता सूचना पर्ची 5 नवंबर के बाद निर्वाचन पदाधिकारी के पास जमा करानी होती है। उस सूचना पर्ची का गलत उपयोग रोकने के लिए उसकी गिनती कर सील बंद कर दिया जाता है। वह गुरुवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि मतदाता सूचना पर्ची में अंकित पार्ट नंबर और सीरियल नंबर को नोट करके ही मतदान करने जाएं। मतदाता सूचना पर्ची पर अंकित पार्ट नंबर और सीरियल नंबर को घेरे के भीतर दर्शाया जाएगा। सीरियल नंबर से मतदाताओं का नाम खोजने में समय जाया नहीं होगा। वहीं पार्ट नंबर से सही कतार में खड़े होने की भी सहूलियत होगी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक लगभग 27 करोड़ के अवैध सामान और नकदी जब्त किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एकड़े मार्ग स्थित संकल्प में रिमोट का बटन दबाकर पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 7,160 करोड़ रुपए की लागत की 2,615 पंचायत सरकार भवन और राज्य सरकार पंचायत संसाधन केंद्र सोनपुर के भवन का शिलान्यास किया। साथ ही 13 जिला पंचायत संसाधन केंद्रों, 65 पंचायत सरकार भवन, ई ग्राम कचहरी, कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और जिला परिषद पोर्टल का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा शुरू से ही पंचायत सरकार भवन बनाने पर जोर है। हमारा विचार है कि पंचायती राज संस्थाओं में वैसी ही व्यवस्था हो जो राज्य सरकार की होती है। इसलिए हमने इन भवनों को पंचायत भवन न कहकर पंचायत सरकार भवन कहा। हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सांसद प्रदीप कुमार सिंह के दिए बयान पर अररिया में हंगामा हुआ। उस पर सांसद ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इसमें अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सभी लोगों से अपील की है और कहा है कि अररिया गंगा जमुनी तहजीब वाली जगह है। यहां पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। प्रदीप कुमार सिंह ने कहा है कि मैं सभी लोगों का सांसद हूं, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन राजनीति के तहत इस तरह से
माहौल बनाया जा रहा है जो काफी दुखद है। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग भाईचारे के साथ रहें। यह हम सबका अररिया है। यह जो विरोध 2 दिन से चल रहा है वह जो हमारे विपक्षी हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसा मुसलमान वोट के लिए किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान का भी वोट हमको मिल जाता है। उन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, झूठ बात फैलाकर, दुष्प्रचार कर, भ्रम फैलाकर वोट की राजनीति करते हैं। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे, ये दुखद बयान है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने गलत बयान दिया था तो उस बयान की जांच कर उचित कार्यवाही की बात कहनी चाहिए थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं कहा। उनसे मुझे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड स्थित चंपा नदी में 1983 से नगर निगम और पूजा समिति के सहयोग से विसर्जन घाट का निर्माण किया जाता रहा है। इस ऐतिहासिक नदी घाट में काली प्रतिमा का विसर्जन और छठ महापर्व भी धूमधाम से मनाया जाता है। आज भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल अपने नगर निगम की टीम और पार्षदों के साथ इस घाट का निरीक्षण करने पहुंची। वहीं कुछ मुद्दों को लेकर वार्ड नंबर 13 के पार्षद रंजीत मंडल और शांति समिति के सदस्य संजय यादव में गहमागहमी हो गई, जिसमें बैठक के पूर्व ही महापौर वहां से चली गईं। वहीं इस गहमागहमी के माहौल को पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने शांत कराया। इस मामले को लेकर महापौर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। विसर्जन घाट पर नगर निगम के द्वारा लाइट की व्यवस्था, घाट का निर्माण, छठ पर्व में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था, घाट की साफ सफाई की व्यवस्था एवं अन्य सुविधाएं नगर निगम के द्वारा की जाएंगी। दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि नगर निगम की ओर से विसर्जन घाट पर कार्य करने के लिए 50 मजदूर बढ़ाने की मांग की गई है, जिससे मां काली की प्रतिमा को विसर्जन एवं छठ व्रतियों को कोई असुविधा न हो। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल भागलपुर पुलिस ने अंतर्राज्य साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 युवतियों सहित 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में अवैध सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, बाइक, सोने के जेवरात, लैपटॉप, रजिस्टर बरामद किया गया है। भागलपुर के सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 19 अक्टूबर को प्रतिबिंब पोर्टल की निगरानी के दौरान एक मोबाइल नंबर संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिसका लोकेशन भागलपुर पाया गया, जिसके विरुद्ध शिकायत देश के अलग अलग हिस्सों में पाई जा रही थी, जो लगभग 2,70,000 रुपए की साइबर धोखाधड़ी से संबंधित था। इसके बाद सीनियर एसपी के निर्देश पर साइबर थाना अध्यक्ष अकील अहमद के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने बरारी थाना क्षेत्र के मनाली चौक के समीप एक मकान में छापेमारी की, जहां फर्जी सेल्स एडवर्टाइजमेंट सेंटर से साइबर क्राइम करने की तरीके देखकर पुलिस भी अचंभित रह गई। भागलपुर में लगभग 6 महीने से यह गिरोह सक्रिय था और अब तक भागलपुर से गिरोह के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों से 1.5 करोड़ रुपया की ठगी कर चुका है। सिटी एसपी के रामदास ने बताया कि अब तक 6 युवतियों सहित 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ठग गिरोह में पश्चिम बंगाल, भागलपुर और जमुई के साइबर ठगों की संलिप्तता सामने आई है। जल्द ही साइबर ठग गिरोह के बचे हुए सदस्य लाखों के पीछे होंगे। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थ की वस्तुओं को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के अंतर्गत उज्जैन पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई से एक बड़ी सफलता मिली है। अहमदाबाद से रजवाड़ी स्वीट्स के नाम से प्रवीण जैन नामक व्यापारी नकली मावा लेकर आ रहा था। उस दौरान मुखबिर से देवास गेट पुलिस को सूचना मिली। तुरंत खाद्य विभाग को सूचित करते हुए आरोपी को नकली मावे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी प्रवीण जैन से लगभग 300 किलो मावा बरामद हुआ है।
दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिला कलेक्टर के निर्देशन पर आज जिला फूड सेफ्टी, नापतौल विभाग और स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने संयुक्त शहर पर विभिन्न स्थानों पर एक साथ कार्यवाही को अंजाम दिया। फूड सेफ्टी विभाग, नापतौल विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम की कार्यवाही शहर में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद शहर के अधिकांश दूध डेयरियों और तेल मिलों पर ताला लग गया। तो वहीं ठाकुर बाबू रोड स्थित मोनिका गृह उद्योग से रिफाइंड तेल, हल्दी पाउडर, मिश्रण नमकीन एवं लाल मिर्च पाउडर के सैंपलिंग ली गई। वहीं तेल मिल से सरसों के तेल के नमूने लिए गए। अन्य गृह उद्योग से नमकीन और बेकरी सहित अन्य स्थानों पर कार्यवाही की गई। अधिकारियों ने बताया कि सभी स्थानों से विभिन्न खाद्य पदार्थ के नमूने लिए गए हैं और यह सभी नमूने शासकीय लैब में भेजे जाएंगे, जिस पर बाद में आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।